जो साहित्यिक सोर्सेज हैं हमारे पास, वो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक साहित्यों से हमने साक्ष्यों को यहाँ पर लिया है। तो हड़प्पा काल में नहीं जाना है, हड़प्पा से पूर्व का समय, यानी कि वो समय हो सकता है 7000 ईसा पूर्व का, 5000 ईसा पूर्व का, 8000 ईसा पूर्व का। और उस अवधि में भारत में धातु विज्ञान, उस विषय को मैं यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्राचीन भारत में खनिज एवं धातु का प्रारंभिक प्रयोग एवं विकास भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता के निरंतर विकसित हो रहे इतिहास से संबद्ध है। शतपथ ब्राह्मण में भौतिक विकास के सिद्धांत का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें कि सबसे पहले वहां पर हमें उल्लेख मिलता है कि पानी से झाग, झाग से मिट्टी और मिट्टी से रेत एवं उसके बाद कंकड़, पत्थर, धातु अयस्क और सोना विकसित होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल यानी कि मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के एरिया में स्थित है, एवं ऋग्वेदिक साहित्य से ही हमें नवपाषाण से लेकर के ताम्रपाषाण संस्कृति की ओर परिवर्तन होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में सबसे पहले पत्थर के लिए जो शब्द आए हैं उनमें असमान, अद्रि, पश्य इत्यादि प्रमुख हैं, परंतु जो असमान शब्द है वो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग हमें ऋग्वेद में विभिन्न स्थलों पर मिलता है, जैसे कि ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल में अश्मानम वज्रम शब्द आया है। तो जब हम इस अर्थ को समझते हैं तो ये जो अर्थ द्योतित करता है वो है एक वज्र या हथियार। उसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में आते हैं, वहाँ पर अश्मान के साथ कर्मार शब्द आया है। कर्मार शब्द आया है, इसका अर्थ यहाँ पर लोहार न करके पत्थर से निर्मित उपकरण को बनाने वाला, ऐसा अर्थ यहाँ पर हमें मिलता है। इसके बाद ऋग्वेद में एक अन्य उपकरण मिलता है वाशी, उसका उल्लेख हमें मिल रहा है, जिसका अर्थ होता है एक सपाट सतह और लकड़ी की सामग्री को काटने या खुरदुरा आकार देने के लिए एक ढलानदार किनारे वाला उपकरण। अब हम आते हैं ऋग्वेद के सबसे उत्तरवर्ती मंडल में, जिसे भी बाद का मंडल माना जाता है, ऋग्वेद का 10वां मंडल। इसमें असमानमयी वाशी शब्द आता है, जिसका तात्पर्य है पत्थर से निर्मित उपकरण। इसी प्रकार से ऋग्वेद का 8वां मंडल जो है उसमें वाशी आयसीन शब्द मिलता है, जिसका अर्थ होता है धातु की कुल्हाड़ी। सायन भी जो है वो इसका अर्थ करते हैं धातु की धार वाला पत्थर का फरसा। इसके अतिरिक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं वो साथ में हम साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि पूर्व हड़प्पा काल की। तो पूर्व हड़प्पा काल की जो साइट्स है वो कालीबंगन एक साइट है, जिसमें कि हमें ब्लेड मिलते हैं, लकड़ी के हैंडल पर लगे हुए और काटने और बोने के लिए उपयोग में आने वाले दांतेदार हमें ब्लेड जो है वहां पर प्राप्त होते हैं। तांबे से बनी कुल्हाड़ी और परसू भी हमें वहां पे पाए जाते हैं, जिनका की प्रयोग प्रायः झाड़ियों को काटने के लिए किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं धातु पर, तांबा, अयस्क इत्यादि विषयों पर। जैसे कि ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋग्विजम होतारम रत्न धातम। तो ऐसे में जो अरुण कुमार विश्वास है वो अग्निमीडे पुरोहितम में जो रत्न धातुम शब्द है उसको रत्नों का उद्गम स्थल, ऐसा वो अर्थ वहां पर करते हैं। तो ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, जिसमें यहाँ पर रत्न का तात्पर्य हो जाता है सोना, चांदी इत्यादि धात्विक रत्न। ये दोनों ही धातुएं और तांबा मूल या धात्विक अवस्था में मौजूद माने गए हैं, और ये संभव है कि ताम्रपाषाण युग में मनुष्य ने इन तीनों धातुओं को, अयस्कों को पिघलाकर आग और किसी प्रकार की भट्टी का उपयोग करके इसको प्राप्त किया होगा। इसके बाद के चरण में तांबे के अयस्कों को
ईंधन लकड़ी या का उपयोग करके गलाया गया या धातु अवस्था में इसको लाया गया। इसके बाद हम आते हैं कि हमें धातुओं को गलाने के क्या साक्ष्य मिल रहे हैं ऋग्वेद में। तो गलाने या गलाने की प्रक्रिया से जो प्राप्त रत्न है उसको ऋग्वेद के चौथे मंडल में 2 मंत्रों में ऐसा उल्लेख आ रहा है, वहां पर उसको द्रविण कहा गया है। जिस धातु को हम पिघला रहे हैं उसके लिए शब्द प्रयुक्त है। इसके अतिरिक्त गलाने वाले को वो द्रव्य या द्रवी के नाम से भी वहां पर जाना गया है। शतपथ ब्राह्मण जो कि बहुत बाद का ग्रंथ है, उसमें भी हमें कुछ साक्ष्य मैंने कुछ देने का प्रयास किया जिससे कि शब्दों के अर्थ और अधिक स्पष्ट हो सके। शतपथ ब्राह्मण में भस्त्र शब्द का उल्लेख आया है जिसका अर्थ वहां किया गया है चमड़े का थैला, और अंततः इसका अर्थ हो जाता है भट्टी में हवा प्रवाहित के लिए प्रयोग किए जाने के रूप में चमड़े की जो थैली थी उसका हम प्रयोग करते थे। ये जो अयस्क शब्द है ये ऋग्वेद में हमें निधि के रूप में मिलता है। खनिज शब्द का ये जो निधि शब्द है ये खनिज शब्द का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ऋग्वेद के दूसरे 8वें और 10वें मंडलों में और अथर्ववेद में भी हमें इस निधि शब्द का उल्लेख मिलता है। अच्छा, इस शब्द का हमने अर्थ किया अयस्क या खनिज, लेकिन बाद के जो साहित्य ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, क्या वो उसका अर्थ कुछ भिन्न करते हैं या वही करते हैं? तो छांदोग्य उपनिषद चर्चा कर रहा है बहुत सी विद्याओं के बारे में, गणित, भूत विद्या, भौतिकी विद्या, इन सब के साथ जब निधि शब्द आ रहा है तो वहां पर इसका अर्थ हो जाता है खनिज विज्ञान। इसी प्रकार से बहुत बाद में जो शंकराचार्य हुए उन्होंने भी निधि शब्द का उल्लेख एक स्थल पर खनिज इसका अर्थ वहां पर दिया है। खनन को प्रारंभिक रूप में जाना जाता था, तो इसीलिए जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है वहां पर खनन उत्पाद को खनित्रिमा खुदाई उपकरण या खनित्र का उपयोग करके प्राप्त किया गया था। यानी ये जो मैं खनित्रिमा शब्द बता रही हूँ ये एक तरह से खुदाई करने वाला उपकरण है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अच्छा, आचार्य पाणिनि इसके बारे में क्या कह रहे हैं? वो भी जो है वो इस शब्द की जो उत्पत्ति कर रहे हैं, खनित्र शब्द की उत्पत्ति, वो कुदाल इसका अर्थ करते हैं। इससे पहले अयस्क को जब हम भट्टी में डालते हैं, उसको आग में पिघलाते हैं, तो उससे पूर्व में मूसल और उलूखल या मोर्टार का उपयोग करके सर्वप्रथम हम उसका पीसने का कार्य जो है वो करते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में एक शब्द आया था कर्मार, जिसको मैंने पूर्व में ही आपके समक्ष रखा था। ये शब्द जो है यहाँ पर केवल पत्थर का उपकरण बनाने वाला नहीं है, ये दोनों ही व्यवसायों के लिए प्रयोग में आ रहा है। यानी कि पत्थर से जो उपकरण तैयार करता है वो भी अर्थ दे रहा है, और साथ ही साथ धातु से निर्मित उपकरण को भी वो बनाने वाला, धातु से निर्मित उपकरण को बनाने वाला, ऐसा अर्थ भी वो यहाँ पर देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो कर्मार से तात्पर्य हो गया एक धातु से निर्मित उपकरण को बनाने वाला, जो कि भट्टी में धातु को डालता था, उसको पिघलाता था, उसको डलाई करके धातु की वस्तुओं को तैयार करता था। वह धातु को शुद्ध करने या तैयार करने के लिए भट्टी में